नमस्कार, न्यूज पॉइंट के इस नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। तो अब दूसरे लॉकडाउन का समय भी समाप्ति की ओर है। 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है जो चारों तरफ गूंज रहा है। इसी बीच हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के सरपंचों से बात कर ली, रेडियो पर मन की बात कर ली और मुख्यमंत्रियों के साथ भी आज उन्होंने बैठक कर ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। इस काम को उन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है और कहा है कि रेड जोन में आने वाले राज्यों में लॉकडाउन चालू रखा जाएगा, जबकि जहां मरीजों की संख्या कम है वहां कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। आपको बता दूं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन 3 पार्ट में बांटा गया है। ग्रीन जोन जो है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि जहां मरीज नहीं है, मरीजों की संख्या नहीं है, तो उसको ओपन कर दिया जाएगा। ऑरेंज जोन को भी ओपन करने की बात है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। लेकिन रेड जोन जो है उसको बिल्कुल ही वो रखा जाएगा, मतलब वहाँ लॉक रखा जाएगा, लॉकडाउन वहाँ कायम रहेगा। हालांकि जो बातें मैं अभी कह रहा हूँ ये अपुष्ट खबरों के आधार पर हैं और क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इसी मीटिंग में, जो मीटिंग आज सीएम के साथ पीएम की थी, उसी मीटिंग में देश की खस्ताहाल इकोनॉमी को लेकर भी मोदी जी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर है। लेकिन यहां तो हाल ऐसा है कि राज्यों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। कई राज्यों की बातें ऐसी आई हैं और कई राज्य जो हैं आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं और यही हाल जो है वो व्यापार जगत का भी है। लेकिन सबकी नजरें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं और ये सच भी है कि सब कुछ केंद्र सरकार की मर्जी पर अब निर्भर नजर आ रहा है, यानी केंद्र का वर्चस्व अब बढ़ रहा है। कई जानकार तो इतना तक कह रहे हैं कि महामारी के इस दौर में और उसके बाद दुनिया भर में यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आक्रामक राष्ट्रवाद का बढ़ावा भी हम देखेंगे और साथ में मुक्त व्यापार भी कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, देखते आए हैं। मनमाने तरीके से शासन करने वाले नेता जो हैं वो महामारी का फायदा भी उठा सकते हैं और खुद को मजबूत भी कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और उनकी निरंकुशता जो है वो बढ़ेगी, यानी कि नेताओं की जो मनमानी करेंगे उनकी निरंकुशता बढ़ेगी, जबकि जनता पर तरह तरह की पाबंदियां और निगरानियां थोपी जाएंगी। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो संकट आया है कोरोना का, ये संकट जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए जो एक अजब संकट है और भारत के लिए ख़ास तौर पर ये एक बड़ा संकट है। और जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं उससे ये साफ लग रहा है कि जो हम लोग पिछले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं कि सारी तैयारियां जो हैं वो एक तरीके से पुलिस स्टेट बनाने की हो रही हैं। और इस बीमारी ने सरकारों को एक ख़ास तौर से जो अवसर दे दिया है कि वो इस पुलिस स्टेट में इस बदलने के लिए मुक्त हस्त हो करके कार्य कर सकें। और जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही, देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि जो लॉकडाउन लागू किया गया और जिसकी घोषणा मोदी जी ने की नोटबंदी की तर्ज पे, एक तो ना तो मोदी जी को नोटबंदी को घोषित करने का कोई अधिकार प्राप्त था इस संविधान के मुताबिक और ना पूरे देश में लॉकडाउन लागू करने का कोई संवैधानिक अधिकार मोदी जी को प्राप्त है। प्रधानमंत्री की अपनी एक सीमाएं हैं हमारे संविधान के द्वारा जो उनको दी गई हैं और वो राज्यों के विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन जो था वो जिस तरीके से लागू किया गया और अचानक लागू किया गया 4 घंटे का समय देकर के, वो साफ साफ जाहिर करता है कि ये संकट जो है आने वाले समय में बहुत भयंकर होने जा रहा है और केंद्र सरकार की जो है मनमानी जो है और निरंकुशता जो है वो और बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके से साफ बिल्कुल हो चुका है। अब जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से भी बात कर ली, पंचायतों से बात कर ली, मन की बात भी कर ली, अपनी मनमौजी बातें भी कर ली। लेकिन प्रधानमंत्री, देखिए देश का दुर्भाग्य क्या है कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उन लोगों के लिए नहीं कहा जो इस लॉकडाउन के चलते भूख से मर गए या रास्तों में पैदल चलते हुए मर गए। एक शब्द जो था संवेदना का प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश को ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री मिला है। जिस कोरोना की वजह से लोग इतने मर गए और अभी कितने मरेंगे कहा नहीं जा सकता। सरकार ने, छोड़ दीजिए आप आर्थिक पैकेज, छोड़ दीजिए किसानों के पैकेज की बात, लेकिन जो लोग मरे, कोरोना से ही मरे, उनके लिए भी क्या कोई मुआवजे की कंपनसेशन की घोषणा सरकार ने आज तक करी? आप सिर्फ अक्षय तृतीया मनाने की बात करते हैं, आप ताली थाली पिटवाने की बात करते हैं, तो ये तो एक तरीके से उन मौतों के ऊपर जश्न की सी बात होगी। शर्म की बात है मुझे लगता है। और इस देश को अब जो है इस पर गंभीरता से सोचने की बहुत आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री ने जैसे आज कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और एकदम सुदृढ़ है, प्रधानमंत्री कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री जब है तो टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत है ही नहीं।
कि वो हार्ड वर्क वाले प्रधानमंत्री हैं, और अर्थव्यवस्था का जो रसातल में पहुंची है वो प्रधानमंत्री की ही पहुंचाई हुई है, इसलिए किसी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और कोई टेंशन लेके कुछ कर भी नहीं लेगा, क्योंकि मोदी जी को इस देश को जहाँ ले आना है, जिस गर्त में ढकेलना है वहाँ वो ढकेल के मानेंगे ही मानेंगे हर हाल में। तो इसलिए किसी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और कोई टेंशन लेगा भी तो वो गलत लेता है टेंशन। मोदी जी हैं तो देश को जहाँ चाहे वहाँ लेके जाएं, अब उनके ही ऊपर है। 70 सालों में इस देश ने जो प्रगति की थी, मोदी जी जो 70 साल पीछे उस देश को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और मुझे लगता है इसमें वो बहुत मेहनत के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। 24 घंटे इसी के लिए काम करते हैं, किस तरीके से देश जो है वो 70 साल पहले पहुंच जाए। मोदी जी आज कह रहे हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी कल उद्धव ठाकरे ने जो बातचीत की है, तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई 1,75,000 करोड़ का जो पैकेज जारी किया गया था, उसका एक पैसा जो अभी तक जो नहीं पहुंचा है महाराष्ट्र सरकार के पास। उन्होंने दाल मांगी है, वो अपने पीडीएस सिस्टम से चावल और दाल बंटवा रहे हैं, तो दाल केवल चावल मिला है, दाल नहीं मिली है, तो अभी तक उनको दाल भी नहीं मिली है। तो ये कहाँ पैकेज गया और क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मोदी जी की बात मान ली जाए कि अर्थव्यवस्था एकदम चंगी है, बिल्कुल सब चंगा सी, तो और बिल्कुल बात सही है, मोदी जी की अर्थव्यवस्था एकदम चंगा है, राज्यों की हालत खराब है, चूंकि जीएसटी का हिस्सा उनको पहुंचा नहीं, कलेक्शन उनका हो नहीं रहा, बाजार बंद है, लॉकडाउन है, किसान की फसल कट नहीं पा रही है। जाहिर सी बात है कि राज्यों के सामने स्थिति गंभीर है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जो जो केंद्र सरकार है, उसने तो अभी जो था कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए लिए थे, उसके रिजर्व फंड से लगातार जो आपने सस्ते दामों पे, या जब आपको कच्चा तेल मिलता रहा, आपने उस पर जो था एक्साइज टैक्स बढ़ा बढ़ा के जो आपने जनता की जो खाल खींची है, तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आपने कमाए हैं। सरकार का खुद का दावा है कि जीएसटी से बहुत अच्छा कलेक्शन बढ़ा है, वो जीएसटी का पैसा भी सब केंद्र सरकार के पास है। आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स भी आपको बहुत अच्छा मिला है, करदाता एकदम से बढ़ गए हैं, 2 गुने और 4 गुने और 10 गुने 100 गुने हो गए, आपका कहना यह है, तो जाहिर सी बात है कि सब पैसा आपके पास है। जब इतना सारा मदों का पैसा आपके पास है, और आपने उसके बाद जो है अपना पीएम केयर्स फंड बनाया है, उसमें भी लोग जो है वो इच्छा से खूब दान दे रहे हैं। पीएम का जो राहत फंड है उसमें नहीं दे रहे, राज्यों का जो मुख्यमंत्रियों का राहत कोष है उसमें लोग नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें सीएसआर से पैसा नहीं आ सकता है। तो यानी आपने राज्यों को हर तरीके से जो है कमर तोड़ने का काम कर दिया है, और ये सीधे सीधे एक तरीके से जो आप कह रहे हैं, जो केंद्र की निरंकुशता है उसके बढ़ने के संकेत हैं। ये आर्थिक स्थिति में, यानी राज्य जो हैं वो हर तरीके से केंद्र के ऊपर बिल्कुल आश्रित हो जाएं, और आश्रित होंगे। हाँ, आश्रित होंगे, और ये सरकार उसी रास्ते पे काम कर रही है। लेकिन सवाल हमारा ये है मोदी जी से कि आपकी बात हमने मान ली कि अर्थव्यवस्था बहुत चंगासी, एकदम सब ठीक है, कोई नहीं है। जब अर्थव्यवस्था सब चंगी है और सब ठीक ठाक है और बहुत अच्छा है, आपने सब कंट्रोल किया हुआ है, तो आप उन कोरोना वॉरियर्स से जो सरकारी कर्मचारी हैं, आप उनकी तनख्वाहें और उनके वेतन भत्ते क्यों काट रहे हैं? आप बुजुर्गों की पेंशन क्यों काट रहे हैं जी? और आप जो है ये खबरें आई अभी बीच में, और उसका कोई खंडन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है कि आप काम के घंटे बाहर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये सब किस लिए हो रहा है? अगर अर्थव्यवस्था बहुत चंगा सी, प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि इस पर जो है स्पष्ट एक तरीके से बिल्कुल साफ बयान देना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि ये लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, देखिए इसमें बहुत सी बड़ी साफ सी चीज है कि अगर लॉकडाउन खुलने की स्थिति है, अगर आज प्रधानमंत्री ये स्वीकार करते हैं कि लॉकडाउन खुलने की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि 22 मार्च को और 23 मार्च को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी लॉकडाउन की, वो लॉकडाउन घोषणा उस समय करने की आवश्यकता तो नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि जब लगातार जो है केस बढ़ रहे हैं, रोज 2-2 हजार 3-3 हजार केस जो निकल करके सामने आ रहे हैं, 700 से ऊपर जो आंकड़ा पहुंच चुका मरने वालों का, 30,000 के पास पहुंचने जा रहे हैं संक्रमित केस, वो स्थिति तब है कि जब 5 लाख भी जांचें अभी नहीं हुई हैं। 138 करोड़ की आबादी में 5 लाख अभी जांचें नहीं हुई हैं, और उस स्थिति में 30,000 केस सामने आ चुके हैं और लगभग 700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये स्थिति आज की स्थिति है। अगर ये स्थिति है और मान लीजिए 138 करोड़ लोगों की जांच होती है, तब क्या स्थिति होगी, ये समझने की बात है। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन खोलने की इस समय कोई स्थिति है। लेकिन लॉकडाउन खोला इसलिए जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जो बाबा अर्थव्यवस्था का दे रहे हैं कि जान भी हो जहान भी, तो प्रधानमंत्री जान और जहान की चिंता नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मित्रों के जहान की चिंता कर रहे हैं। आपने जो है सारे देश से तो कह दिया कि सोना भी दे दो, आपने कह दिया ग्राम पंचायतों से आप लड़ रहे हैं और आपने 2 गज की दूरी का दे दिया, लेकिन जो प्रधानमंत्री के 63 मित्र हैं जिनकी संपत्ति जो इस देश के बजट से जो है ज्यादा है, उनसे आपने कितना पैसा इस देश के लिए, इस लड़ाई से लड़ने के लिए लिया प्रधानमंत्री जी? कि अब कृपया ये भी देश को बताइए।
और हम जानना चाहते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है उसमें रोज कितना पैसा आ रहा है और किस वक्त में खर्च किया जा रहा है, ये देश जानना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन कैग जो है उसका ऑडिट नहीं करने वाला है, ये तो साफ दिख रहा है। अमलेंदु जी, मैं थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा और उस पे आपके कुछ और कमेंट लेना चाहूँगा। एक्चुअली इस चर्चा में मैं युवाल नोआ हरारी का जिक्र लाना चाहूँगा। युवाल नोआ हरारी जो हैं वो सेपियंस जैसी नामी किताब के लेखक हैं, जाने माने लेखक हैं, हम सब जानते हैं। और हाल ही में उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक चर्चित लेख लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि अधिकतर सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों को ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये महामारी सरकारी निगरानी के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगी। जो महामारी अभी यानी कोरोना से जो हम अभी जूझ रहे हैं उसकी बात वो कर रहे हैं। और अब तक तो ये होता रहा है कि जब आपकी उंगली स्मार्टफोन पर एक लिंक पर क्लिक करती है तो सरकार जानना चाहती है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब इंटरनेट का फोकस जो है वो बदल जाएगा। अब सरकार आपकी उंगली का तापमान यानी टेम्परेचर आपके शरीर का जो है वो, और चमड़ी के नीचे जो ब्लड प्रेशर है वो भी जानने लगेगी। सरकार को मालूम होगा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। आपको याद ही है कि अभी जो आरोग्य सेतु जो ऐप की बात चल रही है उससे जो ट्रैकिंग की बात हो रही है कि आप उसको जरूर, सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो ये कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बात है जो वो कह रहे हैं। सिस्टम का को ये भी पता होगा कि आप कहां कहां गए, किस किस से मिले। इस तरह का सिस्टम जो है किसी संक्रमण को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। ये तमाम चीजें वो कहते हैं इस आर्टिकल में अपने। और कोरोना को रोकने के लिए ये तकनीक बेहतरीन लगती है, लेकिन हरारी लिखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी खांसी का पता लगा सकती है, आपकी तबीयत का पता लगा सकती है, तो वो आपकी हंसी का भी पता लगा सकती है, यानी आपकी भावनाओं को भी वो पढ़ सकती है। कोरोना वायरस का फैलाव नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का बड़ा इम्तिहान है। अगर हमने सही फैसले नहीं किए और नहीं लिए तो हम अपनी सबसे कीमती आज़ादियां जो हैं वो खो देंगे। हम ये मान लेंगे कि सरकारी निगरानी सेहत की रक्षा के लिए सही फैसला है। तो हरारी की ये चिंताएं जो हैं अमलेंदु जी, वो निराधार नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला भी देखा था चुनाव के वक्त कि कैसे चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं की जानकारियों को चोरी छिपे जुटाने का काम राजनीतिक दल नई तकनीकों के माध्यम से करते रहे हैं। उसी तरह कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए और उसके नाम पर निगरानी का दायरा बढ़ेगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि महामारी खत्म होने के बाद लोकतंत्र की आज़ादी पर भी खतरा बढ़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से निगरानी में होंगे। तो क्या कहेंगे अमलेंदु जी, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है जिस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं हरारी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हरारी जो है वो एक चीज़ यहाँ और अपने दर्शकों को बता दी जाए कि हरारी दरअसल जो स्टेट की जो मशीनरी है और जो सर्विलांस की तकनीक है उसके समर्थक माने जाते हैं। और अगर उनकी ये चिंता है और उनकी जो पुस्तकें हैं और ख़ासतौर से उनकी जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है सैम्पियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब तो उनकी पुस्तकों की 23 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां जो है अब तक बिक चुकी हैं। और वो कहीं ना कहीं जो है मतलब स्टेट की सर्विलांस के हिमायती ही समझे जाते हैं। और उनकी मतलब प्रसिद्ध उक्ति है कि इतिहास तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने देवताओं का आविष्कार किया और मनुष्य जब देवता बन जाएंगे तब समाप्त हो जाएंगे। तो जो हरारी जो कह रहे हैं वो हरारी जो है वो यही कहने जा रहे हैं कि मनुष्य जो है, अब मतलब यहाँ मनुष्य को आप सरकार समझ लीजिए कि जो स्टेट है वो जब देवता बनने जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि मनुष्यता जो समाप्त होने के कगार पे है। तो ये जो है एक तरीके से उसी का वो आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए वो ये भी कहते रहे हैं कि वो कि सरकार जो निगरानी तकनीक के माध्यम से शरीर का ताप मापे इसके पक्ष में है वो, लेकिन इसका इस्तेमाल सरकार सर्वशक्तिमान बनने के लिए करे इसके पक्ष में नहीं है। यानी कहीं ना कहीं वो उसके समर्थक हैं। उसके बाद अगर वो चेता रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि स्थितियाँ कितनी गंभीर हैं। और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व भर की समस्या है। और हमारे यहाँ तो ये सरकार जो आई है तो 6 साल में यहाँ काबिज हुई है। आप देखिए आधार का मसला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इस सरकार की दलील क्या थी? इस सरकार की दलील ये थी कि साहब नागरिकों की कोई निजता नहीं है। ये तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है उनका बाकायदा बयान है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई आधार पे जो है किसी की कोई नागरिक की निजता नहीं है। और इसलिए फिर आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ जो था वो दिया था फैसला, और उसके बाद जो था फिर वो चरणबद्ध तरीके से उसको किया गया। तो ये मतलब हमारे यहाँ तो जो ये संकट पहले से ही है। और ये कोरोना जो आया है और खासतौर से जो आरोग्य सेतु की जो आप बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर देखिए ये ट्रैकिंग है एक तरीके से, हर तरीके से,
क्योंकि वो जिस तरीके से कहा जा रहा है, आप उसको डिलीट भी कर देंगे तो उसके बाद भी फिर आप मतलब सर्विलांस पे हैं कि आपने उसको डाउनलोड किया था, उसको आपको डिलीट कर दिया। बताया ही जा रहा है कि साहब ये आपको पड़ोसी पर बता देगा, पड़ोसी को कोरोना है कि नहीं। अरे पड़ोसी को कोरोना तब बताएगा ना जब पड़ोसी ने डाउनलोड किया होगा और उसने बताया होगा कि उसको खांसी है और बुखार है। बिल्कुल खतरे और बढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये भी मान के चलिए कि लॉकडाउन की जो मियाद है वो भी बढ़ने वाली है। और ये 3 तारीख से पहले तय हो जाएगा कि लॉकडाउन को कब तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये तय मानिए कि लॉकडाउन जो है ज़रूरत के हिसाब से बढ़ने वाला तो है ही, और इसलिए जनता जो है वो सतर्क रहे और अपनी सेहत और जीवन यापन का ख्याल रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सुना, इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग अपना भी काफ़ी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जो जहां फंसे हुए हैं, जो जहां रह रहे हैं, हमारे कई दर्शक कई साथी जो हैं वो लगातार लिखते हैं कि हम अमुक जगह पे फंसे हुए हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का इंतज़ाम करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं इंतज़ाम है तो वहाँ तक जाने की कोशिश कीजिए, और इंतज़ार कीजिए कि लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो। और साथ में आपको अपने घरों तक, अपने गांव तक, आपके जो शहर है वहां तक पहुंचाने की अगर कोई व्यवस्था हो तो उसके थ्रू ही जाइए, पैदल मत निकलिए, और जहां हैं वहीं रुके रहिए, इसी में भलाई है। तो आज के लिए फिर से मैं कहूँगा कि इतना ही, और देखते रहिए DB लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।